हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो? हेलो। आज का क्या पावरफुल डे है सर। बैक टू बैक टू बैक टू बैक टू बैक, एवरी मिनट समथिंग ऑसम इज कमिंग अप ऑन बोथ द चैनल्स, अनअकैडमी सीए फाउंडेशन एंड अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को ये बैक टू बैक वीडियोस का? जरूर बताना, जरूर सिलसिला कैसा लग रहा है। एंड आई वेलकम यू ऑल। आई कैन सी हिमांशु, विशाल, आदित्य, सौम्या, उपासना, वेलकम टू द क्लास। कैसे है विशाल? हाय। इरफान, कृति, टोनी, सर हाय। क्या बोल रहे हो? आई एम नवंबर बैच स्टूडेंट, कैन यू प्लीज टेल मी दैट कैन स्टडी इन यूट्यूब हेल्प मी क्लियर सीए फाउंडेशन, स्पेसिफिकली सीए फाउंडेशन चैनल, बिकॉज आई ट्रस्टेड एंड स्टडी फॉर अबाउट 1 month, सो प्लीज टेल मी। टोनी गुप्ता, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, अनअकैडमी सीए फाउंडेशन पे हम लोग सारे सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस यहाँ पढ़ाने वाले हैं। अनअकैडमी सीए फाउंडेशन पे भी, अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो पे भी हम सारे लोग मिलकर पूरा चैप्टर, पूरे सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस वही है कि अगर आप प्लस सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक आपको प्लानिंग भी नहीं करनी पड़ेगी और हम आपको विद प्लानिंग आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो एक एडेड एडवांटेज आपको है अगर आप प्लस ले लेते हो तो। क्या बात है। आई नो कि मुझे इतने टाइम से आप लोग ये पूछ रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि मैं इसका जवाब दे दूं। और इतना हो गया था ना, ऐसा हो गया था कि मतलब सर कैसे लिखे, सर कैसे लिखे। अरे मैं बोला भाई पहले पढ़ तो ले यार, पढ़ तो ले थोड़ा बहुत, मैं तुमको कैसे समझाऊं। लेकिन अब हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है और अब हमने इतना पढ़ा है ना कि अब हम थोड़े कुछ चीजों के बारे में अब समझ सकते हैं। हाउ टू राइट ये हम अभी समझ सकते हैं, इसलिए आज मैं ये लेक्चर लेकर आया हूं। दोस्तों आज YouTube फेस्टिवल है, फ्राइडे 2 PM से सैटरडे 2 PM तक चलने वाला है। अनअकैडमी सीए फाउंडेशन के पूरे मैंने टाइमिंग आपके सामने ला रखे हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्निपेट्स अपलोड किए। एक मुकुल दत्ता का केस है, दोबारा जरूर जाकर देखना। और एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो भी मैंने बनाया है। उस मोटिवेशनल वीडियो को जिसने भी देखा है, मैं उसको एक सवाल पूछना चाहता हूं, कैन आई या आई कैन? प्लीज जरा चैट में लिखकर बताइए, कैन आई या आई कैन? क्या लिखेंगे आप चैट में? जिस जिस किसी ने वो वीडियो देखा है, जरा जल्दी से चैट में देखो, मुझे समझ में आएगा कितने लोगों ने देखा है। इट इज लिटरली ये 3 या 4 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो है, बट ट्रस्ट में मुझे आप लोगों को देखना चाहिए, है ना? यस आई कैन, दैट्स ऑसम। देवी, नंदिनी, सार्थक, है ना, चर्चित, ईशा, जागृति, सार्थक, गेमर जोन, सुमित, गोलू त्यागी, वंदना, कुशल, आसफा, शिवम, उपासना, हरित, विशाल, यू गाइज आर ऑसम। किशन, आदित्य, इरफान, जबरदस्त। आई कैन, नेवर एवर आस्क कैन आई, ऑलवेज से आई कैन। और ये बहुत अच्छा वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा। चलिए, इसके अलावा दोस्तों आज मैंने लास्ट 15 डेज का थियरी भी शेयर किया है। अगर आप जुलाई स्टूडेंट हो, जुलाई में अटेम्प्ट देने वाले हो, तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने इसमें आपको बताया कि आप टाइम कैसे यूटिलाइज करें, कितने आवर्स कौन से चैप्टर में डाले, और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन से जो आपको देखकर ही जाना है, और क्या क्या चीजें कितनी बार पढ़ के आपको जाना है, वो सारी चीजें मैंने इसमें बताई है। नवंबर के स्टूडेंट ने भी ये वीडियो देखना चाहिए, बिकॉज उसमें मैंने एक स्लाइड बताई है कि आपको, आप एग्जाम के पहले क्या क्या चीजें आपकी हो जानी चाहिए, एग्जाम से 15-20 दिन पहले क्या क्या चीजें आपकी हो जानी चाहिए, वो भी मैंने उसमें एक बताया है। तो आप नवंबर के स्टूडेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो जाकर देखिए। और इसमें इकोनॉमिक्स और बीसीकी के बारे में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, आपको बहुत सारे वीडियोस का रेफरेंस भी हमने दिया है जो आपको यूजफुल लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी आदर्श जोशी। I'm a chartered accountant by profession and a professor by passion. I have fabulous and wonderful grip on law. That's the reason I've been teaching law in BCR from so many years now. I've uploaded nearly 600 plus videos on various different YouTube channels and Unacademy Learning App combined. So please take out time and check out all those videos that I've uploaded till date, and you'll find some awesome, amazing videos that will be very, very useful for your upcoming exams. अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, और यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन दिस लिंक एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। दोस्तों प्लस सब्सक्राइब करने के सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको हर एजुकेटर के लाइव क्लासेस फ्री अनलॉक हो जाते हैं, वीकली टेस्ट सीरीज मिलती है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है टू ऑल द एजुकेटर्स हु आर टीचिंग ऑन सीए फाउंडेशन लेवल। जितनी, अगर आप सीए फाउंडेशन ले रहे हो तो सीए फाउंडेशन में पढ़ाने वाले सारे, मतलब बाहुबली टीम के अंदर और बाहुबली टीम के अलावा भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो सीए फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, उनकी भी वीडियोस आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हम आपके लिए प्लान करेंगे और हम लोग यहाँ पे क्लासेस लेंगे। अगर आप इसके अलावा आइकॉनिक लेंगे तो आपको प्लस तो सारा मिलेगा ही, साथ में आपको पर्सनलाइज गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस भी मिलेगा।
दोस्तों अगर आप नवंबर के स्टूडेंट हो तो लक्ष्य नवंबर बैच आज तक का हाईएस्ट एनरोलमेंट वाला बैच बन चुका है और बीसीआर में मेरे 2 चैप्टर हो चुके हैं, वो भी आप प्लस में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप जुलाई के स्टूडेंट हो तो बेटा आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस प्लस पे ऑलरेडी है, रिवीजन प्लस पे ऑलरेडी है, उसके अलावा एमसीक्यूज भी मिलेंगे, आरटीपी मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगा और आपके लिए एमटीपीज भी मिलेगा। ये सारी चीजें भी अपलोडेड है। अभी अभी हमारा एक पीवाईक्यू सेशन चल रहा है, क्लास चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ ये सारे अल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल है। सी आदर्श यूज करने से आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा और मुझे आपका मैक्सिमम पॉसिबल प्यार मिल जाएगा। आइकॉनिक में 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ आपके पास ऑप्शन है। सी आदर्श यहां पर भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगा। दोस्तों आप लोगों के दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे जो मुझे लगता है कि अगर नहीं आ रहे तो आज ये होने के बाद जरूर आने चाहिए, ठीक है। यस विशाल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, लॉट्स ऑफ लव। एंड सबसे पहला एक सवाल मैं आपसे आज पूछने वाला हूं, which question to solve first in exam, then how to write law, how to solve case studies, how to get motivated for exams, how to actually approach exams, how to utilize the 15 minutes reading time wisely, what are the SOPs for exams। ऐसे कई सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, ओके और आज मैं ट्राई करूंगा कि जितने ज्यादा इन सवालों के मैं जवाब दे सकूं उतने ज्यादा मैं इनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। सो आर यू गाइज रेडी? क्या हम लोग स्टार्ट कर दे? आपके मन में कोई इसके रिलेटेड सवाल है तो आप देखो आपको यहां पर जवाब मिलने वाला है, और अगर नहीं है तो आपके दिमाग में अब जो भी नए सवाल आते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको हेल्प करूंगा। दोस्तों आइए, सबसे पहला एक स्टेप आपको करना है वो है बी काम। मैंने नोटिस किया है एग्जाम आते ही लोग पागल हो जाते हैं, उड़ने लगते हैं, बहकी बहकी बातें करने लगते हैं, जैसे कि रंग बिरंगा पानी पी के भाग रहे हो गांव में। तो बेटा स्टे काम। आप लोग बचपन से लेके अभी तक एक ही काम करने में माहिर हो, एक ही काम करने में माहिर हो, वो है एग्जाम। दुनिया में एक बच्चे से जिंदगी में एक ही एक्सपेक्टेशन होता है, पढ़ाई करे, एग्जाम दे, पास हो जाए। आपने ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार जिंदगी में किया हुआ है। तो अभी जो आप करने वाले हो वो इट इज एग्जैक्टली सेम, पढ़ाई करना, एग्जाम देना एंड पास होना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग से निकाल दो कि आप कोई बहुत बड़ा तीर मार रहे हो, आप एक नॉर्मल एक और एग्जाम दे रहे हो। सो स्टे काम, बी कूल, दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑलरेडी डू। लेट्स एंश्योर दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड बिफोर एग्जाम। एंड अगर आपको लगता है कि मैं वेल प्रिपेयर हूं या नहीं हूं, मुझे चेक करना है, तो आपको आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यूज आपकी रियल प्रिपरेशन आपको बता देंगे। कोई भी आरटीपी उठाइए, कोई भी एमटीपी उठाइए, कोई भी पीवाईक्यू उठाइए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर लिखने की कोशिश करिए एंड आपको आपकी रियल प्रिपरेशन की लेवल आपके सामने क्रिस्टल, पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये आप बात मानते हो या नहीं कि सर एक बार जैसे ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हमको पूरे दाल आटे के भाव पता चल जाते हैं कि मुझे कौन से चैप्टर के कौन से यूनिट में क्या आता है और मुझे क्या नहीं आ रहा है। तो अगर आपको देखना है, आप नवंबर के बच्चे हो, तो आपको मैं बताऊंगा, आपको आपने कम से कम 2 बार रिवीजन करनी चाहिए बिफोर एग्जाम, फिर मैराथन आपने करना है, फिर लास्ट 3 अटेम्प्ट के आरटीपी, एमटीपीज, हर एक अटेम्प्ट में 2-2 सीरीज आते हैं एमटीपी के, और पास्ट 3 अटेम्प्ट्स के मिनिमम आपने क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने चाहिए। इसके बाद आप कह सकते हो कि चलो सर मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूं फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। जो जुलाई के बच्चे हैं और जिनका इतना सब कुछ नहीं हुआ है, डोंट वरी, यू आर स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। अगर आपने एक बार पूरा सिलेबस भी गो थ्रू किया है तो भी यू नो अ लॉट ऑफ थिंग एंड यू कैन स्टिल स्कोर गुड इन अपकमिंग एग्जाम्स। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रीथ, रिलैक्स, यू कैन डू इट। मैंने जैसे कहा आप इसको बहुत सालों से करते आए हो, कुछ नया नहीं है। 2 बजे आपकी एग्जाम शुरू होती है, आपको पता होना चाहिए 1:45 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू न्यू दिस दैट 1:45 PM पे आपको क्वेश्चन पेपर हैंड ओवर कर दिया जाता है, राइट और रॉन्ग? अरे याद है कि नहीं बेटा बीडू लोग? 1:45 PM पे आपको क्वेश्चन पेपर। सर लेकिन 2 बजे की एग्जाम है, हमारे हॉल टिकट पे 2 PM लिखा है। बेटा 15 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाता है अकाउंट्स और लॉ में। हाँ अकाउंट्स और लॉ, ठीक है, अकाउंट्स और लॉ में 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम आपको दिया जाता है। मैं रिकमेंड करता हूं 1 बजे। सर 45 मिनट जाके पहले जाकर वहां पे कोई भजे वजे तलने या झाड़ू पोछा मारना है? बेटा भजिए भी नहीं तलने, झाड़ू पोछा भी नहीं मारना है। कोविड में आपको सेफ रहना है, इसलिए आप भीड़ में नहीं जाना चाहते, इसलिए आप थोड़ा पहले जाएंगे, पहली बात। और दूसरा, आप अपने घर से जब निकल के वहां तक जाते हो, हमारी बॉडी, पूरा पसीना आ जाता है, बॉडी में हीट बढ़ जाती है और हम लोग एकदम ना ऐसे पैनिक मोड में रहते हैं। वहां जाने का, शांति से बैठने का 10 मिनट 15 मिनट, बॉडी आपके रूम टेम्परेचर से मतलब अपने आप को अलाइन कर लेती है और देन यू आर फ्री टू रोम अराउंड। देन
Let your body cool down and accept the fact that you are in exam center. Don't be tensed. It does not matter whether others are smarter than you or they are studying just before exams as well. लोग होते हैं ना, एग्जाम हॉल में आप जाओगे ना, आपको मैं बताता हूँ कैसे कैसे लोग मिलते हैं. वो घंटी बज जाती है, क्वेश्चन पेपर लोगों के हाथ में दे दिया, ये पेज पलट रहा है. अरे भाई क्या पागल हो गया तू? भाई इतने महीने से क्या कर रहा था जो अभी एक चीज उखाड़ लेगा तू? डोंट डू दैट. आप अपने ब्रेन को जितना शांत रखोगे ना, उतना इफेक्टिव वो काम करेगा 3 घंटे में. You have to ensure that your brain is working in the maximum possible capacity during 1:45 p.m. to 5 p.m. So don't overstress it from 12 p.m. to 1:45 p.m. लास्ट का 1 घंटा ना थोड़ा शांति दो अपने आप को, अपने दिमाग को. जस्ट चिल, काम, एंड देन जैसे ही 1:45 पे क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आया, दिमाग को अब भाई तेरे को काम करना है, दिमाग को स्टार्ट करने का. Someone is not following an SOP. Say for example किसी ने मास्क नहीं पहना है ना, कोई हाथ सैनिटाइज नहीं कर रहा, कोई खांस रहा है, किसी को सर्दी है, आपको लगता है कि यार ये तो एसओपी फॉलो नहीं कर रहा है. डोंट पैनिक, जस्ट गो टू द इन्विजिलेटर एंड लेट देम नो कि सर ये बंदा है, ये मास्क नहीं पहन रहा है या ये कुछ कर रहा है, आप प्लीज उससे बात कर लो. आपको उस बंदे को जाकर बोलने की कोई जरूरत नहीं है. आपको अगर आपके पास है तो आप उसको बोलिए कि सर मेरा रिस्क बढ़ जाता है अगर ये मास्क नहीं पहनेगा, सो प्लीज आप इसको मास्क पहनने बोलिए. डोंट पैनिक. किसी के पास बुक भी पड़ी है, आपको उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई तेरे पास बुक पड़ी है. आप इन्विजिलेटर को बोलिए कि वहां बुक पड़ी है. आपको कुछ लेना देना नहीं है दूसरे लोगों से. ठीक है, ये सब पैनिक क्रिएट वाले मोमेंट है. दूसरा स्टेप 2, बी नॉर्मल. जैसे आप बचपन से आज तक देते आए हो, कुछ चीजें आपको कंफर्म करनी है. क्या? सबसे इंपॉर्टेंट हॉल टिकट. गाइस आपको हॉल टिकट पता है? एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड पता है आपको? सर अकाउंट्स के पेपर में शॉर्ट फॉर्म बी है ना, ओके, बिल्स रिसीवेबल पेएबल अकाउंट यूज कर सकते हैं क्या? आई थिंक अंशुल सर या दर्शन सर से आपको पूछना चाहिए. बट जहां तक लॉ का सवाल है, लॉ में मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने नहीं बोलता हूं. और मैंने एक तरीका भी बताया है शॉर्ट फॉर्म यूज करने का, जो मैं आपको आगे बता दूंगा अगर आप इस क्लास में आखिरी तक टिकेंगे तो. दोस्तों बी नॉर्मल. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हॉल टिकट. हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिसीव्ड हॉल टिकट? जुलाई के बच्चे? अरे सर सभी को मिली है ना, क्या बात कर रहे हैं. तो बेटा हॉल टिकट का प्रिंट निकालकर रेडी रखो. पूरे हॉल टिकट नहीं, फर्स्ट और सेकंड पेज आपको जिसपे वो साइन रहता है वो, और आपको निकाल के रखनी है. एंश्योर दैट यू आर कैरिंग हैंड सैनिटाइजर. इतना बड़ा बकेट नहीं ले जाना है, ड्रम नहीं ले जाना है हैंड सैनिटाइजर का, छोटा सा हैंड सैनिटाइजर का बॉटल, और एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल. जैसे बिस्लेरी का होता है वैसा ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपको ले जाना है. Now bring up everything you need on the table and keep the bags aside in no hurry. Just इसलिए मैं आपको पहले जाने बोल रहा हूँ. अपने पेन, ब्लैक पेन, बॉल पेन अलाउड है, बाकी कुछ अलाउड नहीं है. तो ब्लैक बॉल पेन लेके आप पहले से निकाल के रख दिए. फिर उसके अलावा आपको जो भी पेंसिल लगता होगा, इरेजर लगता होगा, व्हाटएवर थिंग्स यू रिक्वायर, बड़ा स्केल लगता होगा आपको, प्लीज कीप दोस थिंग्स. आपको कैलकुलेटर लगता है, लॉ में भी बाय द वे, सुनो मेरी बात, कृपया करके बेवकूफी मत करना. लॉ में भी कैलकुलेटर लेकर जाना. 10 किलो की बैग लेकर जाते हो ना, उसमें 200 ग्राम का कैलकुलेटर बढ़ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो प्लीज कृपया करके कैलकुलेटर लेके जाना. अभी जैसे लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन पे आया था जिसमें 200 का लिमिट गिनना था, उसके पहले क्वेश्चन आया था जिसमें प्रॉमिसर के अमाउंट पे करने का निकालना था कि एक इंस्टॉलमेंट हो गया, 1/5 अमाउंट रिकवर हुई, बैलेंस कैसे रिकवर होगा. अगर आप टाइम पे आपको रियलाइज हो अरे यार प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया लॉ में तो कभी नहीं आता प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अब मैं क्या करूं, तो बेटा ये आपके साथ ना हो, इसलिए पहले ही कैलकुलेटर लेकर जाइए और कैलकुलेटर अपने पास निकाल के रखिए. लगेगा या नहीं लगेगा, कोई आपसे टैक्स नहीं वसूलने वाला कि तूने कैलकुलेटर निकाला 2 रुपए दे. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दैट. सो कैलकुलेटर बी रेडी. देन ब्रिंग अप एवरीथिंग दैट यू नीड ऑन द टेबल. बैग, सारी बुक्स, सब कुछ. सिर्फ हॉल टिकट आपको रखना है. अगर राइटिंग पैड, ट्रांसपेरेंट राइटिंग पैड आप लेकर जा सकते हो. प्लीज वो फोल्ड होने वाला जिसके अंदर पेजेस रहते हैं, लिखा हुआ, ऐसा राइटिंग पैड मत ले जाइए. नया खरीदो. एक तो वुडन लो जिसपे एकदम कहीं कुछ नहीं लिखा है, या आजकल ट्रांसपेरेंट राइटिंग पैड आते हैं, ट्रांसपेरेंट राइटिंग पैड लेकर जाओ. इज दैट क्लियर? एंड अपना हॉल टिकट एंड पेन, पेंसिल, इरेजर, वाटर बॉटल, हैंड सैनिटाइजर, कैलकुलेटर. दीज आर द थिंग्स विच विल बी देयर. इसके अलावा आई डोंट फील वहां पर कोई चीज होनी चाहिए. एक चीज आप रख सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको एक एक्स्ट्रा शीट लगने वाली है तो आप एक क्या बोलते हैं उसको, छोटा आता है देखो, एक ये स्टेपलर, छोटा स्टेपलर आता है एकदम इत्तू सा, वो छोटा स्टेपलर आप अपने पास रख सकते हो. ठीक है. डबल मास्क पहन के जाइए. अगर आपको डर है आपके एरिया में अगर कोविड के केसेस ज्यादा है तो फेस शील्ड पहन के जाइए. बट फेस शील्ड पहन के आपको एग्जाम नहीं देनी है.
एग्जाम के वक्त आपको अगर डबल मास्क में भी इरिटेशन हो रहा है तो एग्जाम के वक्त आप सिंगल मास्क पहन के भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, करेक्ट। आईडी लगेगी, यस, आईडी आपको लेकर जाना है, ओके। नाउ इसके बाद, नाउ आस्क योर ब्रेन टू स्टॉप थिंकिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आपको हंसी आ रही होगी, एटलीस्ट नवंबर के बच्चों को हंसी आ रही होगी, बट जब बेटा आपकी एग्जाम रहेगी मैं ये सेम स्लाइड दिखाऊंगा तब आपको हंसी नहीं आएगी। जैसे जुलाई के बच्चों को अब हंसी नहीं आ रही, बिकॉज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू आस्क योर ब्रेन टू स्टॉप थिंकिंग। बहुत अननेसेसरी थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। एलएलपी में से 20 मार्क का आ गया तो, अरे ऐसा हलवा नहीं करते रहे इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक लिमिट दे रखी है सर, हर यूनिट को, हर चैप्टर को। यार मैंने तो ये देखा ही नहीं, मैंने ये वाला फॉर्मेट नहीं देखा, आर्टिकल राइटिंग डिफिकल्ट आ गया तो, लेटर राइटिंग डिफिकल्ट आ गया तो मैं क्या एड्रेस लिखूंगा। अरे अपने दिमाग को शांति दो, बिकॉज उसको पूरा 3 घंटा 15 मिनट काम करना है। तो अगले 3 घंटे 15 मिनट के लिए उसको आज आप अभी मोमेंट पे शांति दो, हेड डाउन करके बैठे रहो। आप बोलते ना वो लिसनिंग और हियरिंग, आप लिसनिंग बंद कर दो। डोंट लिसन टू वॉट एवर पीपल आर सेइंग, पीछे वाले आपस में क्या बात कर रहे हैं, बाजू वाले क्या बात कर रहे हैं, कुछ मत सुनो। पहला एग्जाम है आपका, इन्विजिलेटर द्वारा बोले गए सारे चीजें आपको ध्यान से सुननी है। मैंने आपको हॉल टिकट भी दिखाया, मैंने आपको एसओपी दिखाया, मैंने डूज एंड डोंट्स दिखाया, मैंने आपको बताया कहां पर क्या लिखना है। उन सारी चीजों को ख्याल रखें एंड आस्क योर ब्रेन टू जस्ट शट अप एंड रिलैक्स। देन बी एट पीस विद द रूम एंड योरसेल्फ, अडैप्ट योर सराउंडिंग। अगर कोई ट्रबल है, आपका टेबल हिल रहा है, चेयर हिल रही है, बारिश आ रही है, हवा आ रही है, धूप आ रही है, एनी प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, डोंट पैनिक, जस्ट रिपोर्ट इट एंड गेट इट सॉल्व विदाउट पैनिकिंग। ये जल्दी जाने का बेनिफिट होता है कि अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है ना, आप आधार कार्ड लेके जा सकते हो बेटा। कोई भी तकलीफ आ रही है आपको तो आप यहां पर रिपोर्ट करो कि सर ये टेबल हिल रहा है, तो वो लोग टेबल ठीक करेंगे। सर ये फैन बहुत ज्यादा स्पीड में है, यहां से हवा आ रही है, सर यहां से बारिश आ रहा है ना, वॉट एवर इज द प्रॉब्लम, रिपोर्ट एंड गेट इट सॉल्व। देयर विल बी नॉट 1 2, देयर विल बी मल्टीपल पीपल रोमिंग अराउंड इन द सेंटर टू हेल्प यू आउट, जो आईसीआई ने अपॉइंट करके रखे। उनका लिटरली हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, मैं भी जा सकता हूं, बट मैं अभी अनफॉर्चुनेटली क्लासेस लेता हूं तो मुझे अलाउ नहीं करेंगे। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वहां घूम रहे होते हैं आपकी मदद के लिए, आपकी सुविधा के लिए। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग एनी हेल्प, ओके। नेक्स्ट, हाउ टू यूटिलाइज द 15 मिनट रीडिंग टाइम। आई नो कि ये मैंने कुछ और बोल के आपको बुलाया है कि सर केस स्टडी कैसे लिखना है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, बट ये जरूरी है। सर 15 मिनट रीडिंग टाइम कैसे यूज करें। दोस्तों क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 लॉ का और क्वेश्चन नंबर 7 बीसीआर का मैंडेटरी होता है, मतलब ये आपको सॉल्व करना ही करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 इनमें से पहले आप 4 क्वेश्चन फाइनलाइज कर ले। या अगर आप कुछ बच्चे, मतलब मैं भी ये मानता हूं कि बीसीआर पहले सॉल्व करना बेटर है। अगर आप बीसीआर पहले सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन नंबर 8 9 10 और 11 इन 4 क्वेश्चन में से कोई 3 क्वेश्चन पहले फाइनलाइज कर ले जो आप सॉल्व करने वाले हो। एंड देन स्टार्ट विथ योर बीसीआर पेपर। अगर आप बीसीआर से स्टार्ट कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7 मैंडेटरी है और 8 9 10 11 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आप करने वाले हो। ये इसमें से जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपका होगा ना, जो सबसे बेस्ट होगा आपका, वो आप पहले सॉल्व करोगे, फिर सेकेंड बेस्ट, फिर थर्ड बेस्ट। प्लीज अंडरस्टैंड, एक बार आपने पेपर लिखना शुरू कर दिया, पहले 3 मेन क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि एग्जामिनर को मार्क्स काटने का मौका ना मिले। इज दिस क्लियर। क्वेश्चन पेपर आपको, ये जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम है, इसमें आपको इंश्योर करना है कि एटलीस्ट पहले 3 क्वेश्चन आप फाइनलाइज कर लो। इधर क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 ये मैं पहले करने वाला हूं, या क्वेश्चन नंबर 8 7 और 10 मैं करने वाला हूं, 8 7 10 और 11 से फॉर एग्जाम्पल ये मैं करने वाला हूं। वॉट एवर दैट यू डिसाइड, ये आप पहले कर लेंगे। इसके बाद आती है बात, अब से फॉर एग्जाम्पल आपने ये रीडिंग कर लिया, रीडिंग टाइम यूटिलाइज कर लिया। अब राइटिंग के केस में आ जाते हैं। रीडिंग टाइम में आपको अपना रोल नंबर, यहां देखो क्वेश्चन पेपर के ऊपर ना ऐसी जगह होती है, ये देखो दिख रही गई रोल नंबर वाली जगह, ये दिख रही है रोल नंबर। यहां पे आपको आपका रोल नंबर लिखना है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट राइट योर रोल नंबर। आप चाहिए तो पेंसिल से लिख सकते हो, आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो, आप टॉप ऑफ द पेपर में लिखना है। चेक द टोटल नंबर ऑफ पेजेस एंड एक्चुअल पेजेस रिसीव्ड। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके क्वेश्चन पेपर चिपके हुए हैं, हर पेज एक बार फटाक से घुमा के देख लेना कि सारे पेज ओपन है, चिपके हुए, कुछ मिसिंग नहीं है, वो भी आप देख लेना। Skip reading question 1 and 7 because they are mandatory questions. You are anyways, you have to read it afterwards. First decide कि कौन से बैलेंसिंग क्वेश्चंस आप करने वाले हो, यानी 2 3 4 5 6 में से कौन से 4 करने वाले हो।
और 8, 9, 10, 11 में से कौन से 3 करने वाले हो, ये आप पहले एक बार डिसाइड कर लो इन विद इन 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम। इंस्टेड ये आपको मैंने बता दिया 2 से 6 और 8 to 11 डिसाइड करना है, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना है ना। हाउ टू डिसाइड प्रायोरिटी? से फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 मुझे 100% आता है और मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि मेरा एक भी मार्क आप काट नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 6 मुझे ऑलमोस्ट समझ लो 90% आता है, कुछ एक आध चीज में थोड़ा सा मुझे लिखने में ऊपर नीचे हो सकता है, बट बाकी मुझे बहुत अच्छे से आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है जो मुझे ऑलमोस्ट समझ लो कि 90% या 85% आता है, 85% आता है। सो ये आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर लिया, पहले क्वेश्चन 3 लिखेंगे, फिर क्वेश्चन 6 लिखेंगे, फिर क्वेश्चन 1 लिखेंगे, फिर आप बचे हुए क्वेश्चन लिखिए जो आपके 80-70 के रेंज में जा रहे हैं। सो एंश्योर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आर रिटन इन सच अ वे दैट द एग्जामिनर इज इंप्रेस्ड बाय योर पेपर। वो घायल हो जाना चाहिए आपके पेपर का, घायल समझ रहे हो, घायल है ना, सपनों में आने चाहिए आपका पेपर उसके। डजंट मैटर दैट इफ, देखो होता है बच्चे, मैं आपको बता दूं, जब आप रीडिंग टाइम लोगे, एक्चुअली रीडिंग टाइम 15 मिनट में कंप्लीट नहीं होता। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं आपको आधा घंटा भी दे दूं तो आपका पूरा पेपर डिटेल रीडिंग नहीं कंप्लीट होगा। रीडिंग टाइम में आपको प्रायोरिटी सेट करने के लिए दिया जाता है, वो आप प्रायोरिटी उसमें सेट कर लो। अगर आप 5 मतलब 2 बज गए, घंटी बेल बज गई और लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, डोंट गेट बॉदर्ड। पहले अपना रीडिंग टाइम का जो मेन पर्पस था वो आप करके ही आगे बढ़ोगे। सो अगर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, लगने दो, ये आगे आपको हेल्प करेगा, ठीक है। देन एटलीस्ट फर्स्ट 3 क्वेश्चंस यू नीड टू डिसाइड बिफोर यू बिगिन राइटिंग द पेपर। अब आती है बात आपके सामने हाउ टू राइट इन एग्जाम। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने आंसर पेपर देखा है गाइज एंड गर्ल्स? कैसा दिखता है? हाउ मेनी ऑफ यू सीन द आंसर पेपर? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द आंसर पेपर? कैन यू टेल मी गाइज? आप में से कितने लोगों ने आंसर पेपर देखे हैं? एक सेकंड ना, अच्छा एक काम करता हूं मैं आपको आज एक बहुत जबरदस्त चीज दिखा रहा हूं। ये आप लोगों ने, हाँ पता नहीं देखा होगा कि नहीं, मेरे को पता नहीं, बट ये आपका इंस्ट्रक्शन टू एग्जामिनीज, आपने देखा क्या इंस्ट्रक्शन टू एग्जामिनीज? हाउ मेनी ऑफ यू सीन? अरे नहीं देखा होगा तो अभी कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बात उसमें की मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चे पढ़ते नहीं है। हालांकि यू आर आइडियली फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले यू आर सपोज टू रीड इन पूरा इंस्ट्रक्शन टू एग्जामिनी, बट मुझे ये भी पता है कि आप में से किसी ने उसको पढ़ा नहीं होगा। किसने पढ़ा है बताना जरा, इंस्ट्रक्शन टू एग्जामिनीज। आओ, ये है इंस्ट्रक्शन टू एग्जामिनीज, दिखा? ओके, मैं जूम कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से पढ़ाई पढ़ने में आए। ये डूज और डोंट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ये डूज एंड डोंट्स आपको पढ़ने हैं पूरे के पूरे, ठीक है। रोल नंबर देख के बैठने का सीट पे वगैरह, ये जो सारी चीजें ना, कौन सा बैटरी अलाउड है 12 डिजिट, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, रोल नंबर आपको क्वेश्चन पेपर पे लिखने का है, चेक क्वेश्चन पेपर का बार कोड, चेक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट है कि नहीं, रोल नंबर, आंसर इंग्लिश शीट। जो लोगों ने हिंदी मीडियम लिया है, आप सिर्फ सेक्शन ए हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं। बीसीआर का पेपर मैंडेटरीली इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है अगर आपका हिंदी मीडियम है तो भी। अगर आपको नहीं पता तो क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है, आप देख लेना। मार्क, ये देखो, ये मार्क करना होता है अगेंस्ट द क्वेश्चन नंबर दैट यू हैव अटेम्प्टेड। कहां मार्क करना पड़ता है मैं बताऊंगा। आंसर पेपर इमीडिएटली सरेंडर करना है, और है ना, ये सारे फास्टन करना है आपको, एक्स्ट्रा रोल नंबर। यूज इंक अदर देन ब्लैक स्केच पेन, हाईलाइटर फॉर अंडरलाइनिंग और हाईलाइटिंग, ये अलाउड नहीं है आपको। इंक पेन अलाउड नहीं है, अदर देन ब्लैक का आपको स्केच पेन अलाउड नहीं है, हाईलाइटर अलाउड नहीं है अंडरलाइन करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। रफ वर्क, देखो, मेक राइट और एनी रफ वर्क ऑन द क्वेश्चन पेपर पे अलाउड नहीं है आपको रफ वर्क करना है। आंसर पेपर का आखिरी पेज जो रहेगा उस पर रफ वर्क करके लिख दो और आप उसके नीचे रफ वर्क करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी लिखने का नहीं, इट विल टेंटामाउंट टू चीटिंग, ठीक है। कैरी एनी पेपर, यू कैन नॉट कैरी एनी पेपर, बुक, नोट्स और एनी रिटर्न मटेरियल। यू कैन नॉट राइट रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम एनीवेयर इन द आंसर बुक। जहां पे बोला है सिर्फ वहीं लिखने का, नाम तो कहीं नहीं लिखना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ रोल नंबर लिखना पड़ता है और कुछ नहीं। फिर कोई रिलीजियस सिंबल जैसे कि गुरु का नाम, ओम, स्वस्तिक, 786, ये अलाउड नहीं है। आप कोई रिमार्क नहीं लिख सकते, कुछ नहीं लिख सकते कि सर मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा, मेरे को पास कर दो, इट विल टेंटामाउंट टू चीटिंग।
You cannot carry any printed module or scientific calculator. You cannot exchange pen, scale, calculator in the exam hall. You cannot talk and communicate. You cannot tear any page. You cannot leave your seat without permission. You cannot carry your phone. मैं तो बोलता हूँ कि फोन वगैरह स्विच ऑफ करके, उन्होंने बोला उससे पहले ही बैग में डाल के आगे रख देने का. You cannot chew, smoke, chewing gum और ये सब things, है ना, टोबैको एंड ऑल. सो और भी इन चीजों का आपको ख्याल रखना है. बिफोर एग्जाम्स आपको क्या क्या करने हैं, एग्जिट कैसे करना है एग्जाम के दौरान, ये सारी चीजें आप लोग एक बार पढ़ लेना. मैं आपको आज दिखाने वाला हूं कुछ ये सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको डूज एंड डोंट्स. इस प्रकार आपका आंसर पेपर रहेगा. ठीक है, इस प्रकार का आपका आंसर पेपर रहेगा. यहां पर आपको रोल नंबर, किसी एक का रोल नंबर मैं ले लेता हूं. से फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है 650051. ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है क्या है, 6,50,051. पैसा नहीं लिख रहे आप, ऐसा नहीं लिखना 6,50,000 and 51. ओनली नहीं लिखना है आपको यहां पे, ये ओनली बिनली नहीं लिखना है, चेक नहीं लिख रहे हो आप. ठीक है, तो 6,50,051 या 650,051. देन यहां पर अफिक्स कर, रोल नंबर का एक स्टिकर आपको वो लोग लाकर देंगे, वो अफिक्स करने के लिए आपको बोलेंगे या वो खुद अफिक्स कर देंगे. यहां पे रोल नंबर का बारकोड आता है. यहां पे आपको आपका सिग्नेचर करना है. यहां पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है. याद रखो, सबसे पहले आंसर बुक मिलते हुए सबसे पहले यहां पे अपना रोल नंबर लिखो और ध्यान से गोला करो. 0 से लेके 9 तक है, ये 0 से लेके 9 तक है. 65000 ऊपर रहता है, नीचे नहीं. 51 इसको सबसे पहले करो, सबसे ज्यादा ध्यान से, बिकॉज इसमें गड़बड़ हो गई तो आप 0 मार्क्स, आप एब्सेंट या फेल्यू कहलाओगे. अगर आज आपने, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इसमें अगर गड़बड़ कर दी, आप कुछ भी चाहे कर लेना, आप फेल कहलाओगे. 0 मार्क्स, देयर इज नो ऑप्शन. मैंने आपको क्लास में बताया कि मेरे क्लास में एक बार हुआ था, जब मैं एग्जाम दे रहा था, एक बच्चे ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे. 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और उसके बाद उसको याद आया कि अरे मैंने रोल नंबर नहीं लिखा. फिर वो बंदा जाता है और जोश में घाई में यहां पे रोल नंबर लिखता है. उसने रोल नंबर सही लिखा, लेकिन जो नीचे सर्कल करना था वो गलत सर्कल कर दिया. इसमें 1 नंबर गलत सर्कल कर दिया उसने. बताइए क्या हुआ होगा उस केस में, बताइए क्या हुआ होगा इस केस में, सोच के बताओ, सोचो ना क्या हुआ होगा. उसने ऑलरेडी 40 मिनट्स हमारे हो चुके थे, 40 मिनट्स या 50 मिनट्स हो गए थे कुछ, और उसने 3 क्वेश्चन लिख लिए थे. उसके बाद उससे ही गलती हुई, उसने इन्विजिलेटर को बताया. इन्विजिलेटर को भी पता नहीं क्या करते हैं, उसने 2 सीए को बुलाया, वो लोगों ने अपने बॉस को बुलाया, वो लोग डिस्कस कर रहे थे. उसके बाद उन्होंने फैसला किया, एक नया आंसर पेपर बुलाया गया और इसको बोला दोबारा लिखो. उसके 15 मिनट के ऊपर बर्बाद हो गए सिर्फ आंसर पेपर लाने में. और जो नया आंसर पेपर आया उसमें उसको दोबारा ये 3 क्वेश्चन के आंसर देख देख के लिखना पड़ा. आपको समझ में आ रहा है कि उसका कितना, एक तो पैनिक मोड इतना खतरनाक हो गया कि वो बंदे का आगे तो पेपर क्या हुआ होगा मुझे पता नहीं, बट वो डेफिनेटली उस पेपर में वो डेफिनेटली फेल हुआ होगा, ये तो मैं बोल सकता. एक गलती, एक सर्कल गलत बना लेना आपकी 6 महीने बर्बाद कर सकता है. तो सबसे पहले क्या करोगे, आंसर पेपर मिलते ही सबसे पहला ये लिखने का और इसके सर्कल 10 बार चेक करने का. ऊपर 6 लिखा है, अपने हॉल टिकट में 6 लिखा है, फिर 6 को गोला करने का. ऊपर 5 लिखा है, हॉल टिकट में 5 लिखा है, फिर 5 को गोला करने का. और मैं तो बोलता हूं एक साथ डायरेक्ट गोला मत करो, पहले छोटे छोटे डॉट मार दो वहां पे, फिर देखो कि डॉट आपने सही जगह मारे हैं क्या, फिर वो डॉट को वापस गोला करो. ये आपको रीचेक करते वक्त करो, मत इसमें गड़बड़ मत करो, मैं हाथ जोड़ रहा हूं. दूसरी बात, अगर बाय चांस आपसे इसमें गड़बड़ हो जाती है तो भी एक फायदा ये होगा कि ये गड़बड़ आपके आंसर लिखने से पहले हो रही है. जब तक वो लोग आपको नई आंसर शीट लाकर देते तब तक आप आगे के क्वेश्चन पढ़ के उसके भी आंसर्स अपने दिमाग में फॉर्मुलेट कर सकते हो. आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. एग्जाम में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, सबसे पहले अपने दिमाग को ऑर्डर देने का, रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर देने का, डोंट पैनिक. बिकॉज पैनिक करोगे, 10 रुपए की चीज खराब होनी थी 150 की खराब होगी. पैनिक नहीं करोगे, 10 की चीज खराब हुई है 10 की ही खराब रहेगी, आगे की चीजों को खराब नहीं करेगा. एंड दिस अप्लाइज टू बोथ. अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छा चला गया, जोश में नहीं आने का. अकाउंट्स का पेपर एकदम गोबर हो गया, कुछ भी करते नहीं आया. लॉ के पेपर पे उसका कोई असर नहीं आना चाहिए. बिकॉज कभी कभी बच्चे होते हैं अकाउंट्स का पेपर खराब गया यार जान दो,
उस चक्कर में लॉ नहीं पढ़ते, अकाउंट्स में पास हो जाते, लॉ में फेल हो जाते। यार ये क्या बेवकूफी है, जो हो गया हो गया, ठीक है, ये सारी बातें ख्याल रखेंगे। देन यहां पे आपको अपना लिखना है फाउंडेशन जुलाई 21, ग्रुप नंबर, अब आप लोगों के इसमें ग्रुप का सीन नहीं है, इंटर और फाइनल में होता है, आप पेपर नंबर 1 2 3 4 लिख सकते हैं, सब्जेक्ट लिख देना अकाउंट्स लॉ, 1 2 3 4 क्या 1 और 2 ही रहेगा, 3 और 4 में तो एमसीक्यू शीट आती है। नंबर ऑफ आंसर बुक, अभी इसको कुछ मत करो, इसको ब्लैंक छोड़ दो अभी, नंबर ऑफ आंसर बुक यूज, बिकॉज आपको थोड़ी ना पता कितना यूज करने वाले हो, ये आपको आपकी एग्जाम के लास्ट 5 मिनट्स में करना है, ये एग्जाम के लास्ट 5 मिनट्स में भरना है आपको, बेस्ड ऑन हाउ मेनी आंसर बुक्स यू हैव टेकन। इसके अलावा आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है। इन्विजिलेटर आएगा, यहां पे साइन करेगा, यहां पे स्टिकर चिपकाएगा, ये पूरा का पूरा नीचे का जो हिस्सा है ना, फॉर आईसीएआई ओनली, ये पेपर चेकर के लिए होता है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक काम करना है, ये जो होता है ना, ये देखो, ये जो लाइन है पूरा, ये यहां टिक करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 टिक आपने किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, तो 6 ऑप्शन में छोड़ दिया, 7 किया, 8 किया, 9 किया, अब आपके इसमें 10 और 11 भी रहेगा, 10 आपने किया, 11 ऑप्शन में छोड़ दिया। इस तरह से आपको इस पर टिक करने हैं, ठीक है। यहां पर कोई भी गलती से कुछ मत करना, ये कैंडिडेट के लिए नहीं है, ये एग्जाम पेपर चेकर के लिए होता है, ठीक है। आपको हॉल टिकट में यहां पर आपका डिटेल ऑलरेडी आएगा, आपके पहले और दूसरे, तीसरे, चौथे पेपर में यहाँ पे स्टिकर लगाया, आपका साइन किया जाएगा इन्विजिलेटर का, ठीक है, वो आपको बस कर लेना है। इन्विजिलेटर एक बुक लाएगा, उसमें आपको साइन करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। ये अटेंडेंस रजिस्टर वो आपके लिए लाएगा, उसमें आपको साइन करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं अपने मेन पॉइंट पे, हाउ टू राइट इन एग्जाम। आई होप कि आपको ये क्लास इंपॉर्टेंट लग रही हो, बिकॉज मैं जितने हो सके आपको चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, ताकि ऐसा ना हो कि आप डर जाए एग्जाम में। तो डोंट पैनिक, वॉट एवर कैन हैपन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ना इंस्ट्रक्शन टू एग्जामिनीज मैंने अभी आपको पूरा बता दिया है, आप वापस इसको पढ़ सकते हो। बेसिक पॉइंट्स आपको जो ख्याल में रखना है, प्लीज ड्रॉ क्लीन मार्जिन। इफ यू हैव एनी वाइज, अगर आपने मेरा कोई क्लास फॉलो किया है तो मुझे बताइए मार्जिन कहां कहां मारेंगे आप। सर एक मार्जिन आपको आंसर बुक में आती है, मुझे देखने तो आंसर बुक उन्होंने दिया है कि आपको, आंसर बुक नहीं दिया है। आंसर बुक सिंपल लाइन आंसर बुक होती है, जिसमें आपको एक मार्जिन आती है ऐसी, ठीक है, इससे अच्छी सीधी आती है, और एक मार्जिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप बना लो। बाप रे, क्या है ना, मेरा जो ड्राइंग स्किल है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतना खतरनाक है, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं लाइनिंग का, मैं आपको मार्जिन कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है, इसको पेंडिंग में छोड़ो अभी। डबल मार्जिन आपको अलाउड है, यूज लॉन्ग स्केल एंड पेंसिल, छोटी छोटी पेंसिल से, और टाइम पास मत करना, मिनिमम 15 पेज पे मार्जिन ले करने के बाद ही लिखना शुरू करने का। 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं लॉ के पेपर में, एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एक होता है केस स्टडीज। अब ये केस स्टडीज बोलो या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बोलो, इनको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में दोनों सॉल्व करके बताऊंगा। आइए चलिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को कैसे लिखे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स चाहिए होते हैं, कुछ लिखने पिकने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखने का, पॉइंट वाइज आंसर लिखने का, 2 पॉइंट के बीच में एक लाइन छोड़ने का, हाईलाइट यानी हाईलाइट करना, यानी ये वाला नहीं बोल रहा मैं, सुनो, हाईलाइट मतलब इसको नहीं बोल रहा मैं, हाईलाइट ये अलाउड नहीं है। आपको क्या अलाउड है, आपको अलाउड है ब्लैक पेंसिल से अंडरलाइन करना, आपको केवल ये अलाउड है। तो जिस पेन से लिख रहे हो उसी पेन से लिखते लिखते अंडरलाइन कर लो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। गिव एज मेनी एग्जांपल्स एंड केसेस का रेफरेंस आप दे सकते हो, एंड प्रूव द आंसर। डोंट फॉरगेट टू कंक्लूड योर आंसर। बच्चे पूरा प्रोविजन लिखते हैं, पूरा एनालिसिस लिखते हैं, और कंक्लूजन देना भूल जाते हैं। कंक्लूजन पे 1 मार्क मिनिमम होता ही है, तो ये 1 मार्क आप फोकट में वेस्ट करके आ रहे हो। आपने आंसर सही लिखा, सब कुछ सही लिखा, फोकट में 1 मार्क छोड़ के आ गए, तो कृपया करके वो ना करें, ठीक है। ओके, यस, ब्लैक पेन से अंडरलाइन। ओके, देन डिफाइन। अब देखो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये नवंबर 2019 में पूछा गया था 7 मार्क के लिए। डिफाइन कंसिडरेशन एंड व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग द सेम। अब देखो एक लाइन मैंने बोला ये आपको ऑलरेडी आती है, ये आपके आंसर बुक में होती है, ठीक है, ये आंसर बुक में होती है। ये वाली लाइन आपको खींचनी है, ये वाली एक लाइन आपको खींचनी है, और ये वाली एक लाइन आपको खींचनी है।
अब आप बोलोगे सर इतना टाइम नहीं है, आपको ये स्किप करना है, आप स्किप कर दो। हालांकि मैंने आपको पूरे क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस में दिखाया है कि कितना आसान है 2 लाइन खींचना, 2 सेकंड भी नहीं लगते, लेकिन आंसर का जो लुक आता है ना, आप एक बार घर पे अपने आप एक काम करना, एक क्वेश्चन पेपर लेना और ये मार्जिन के साथ सॉल्व करना, और एक क्वेश्चन पेपर लेना अपन जो आप आपके स्टाइल से सॉल्व कर रहे करना, और फिर मेरे को फोन करके बताना कि कौन सा दिखने में अच्छा लग रहा है और कौन सा अगर आप चेक कर रहे हो तो ज्यादा मार्क्स देते। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये लाइन स्किप मत कर देना, ये लाइन स्किप मत कर देना, ये आपके मार्क्स बदल सकती है। कुछ भी हो जाए, ये अगर आपने राइट हैंड साइड में मार्जिन नहीं खींची, ये आपके मार्क्स बदल सकती है। जो बच्चे ने मुझे फॉलो किया उनको इसका रीजन पता है, जो नए हैं उनको मैं बताता हूं रीजन। जब आप आंसर पेपर लिखते हो वो साइड से सीले हुए होते हैं, अगर आपने एक भी सप्लीमेंट ली और वो सप्लीमेंट आप बांधते हो और स्टेपल करते हो, जब वो बुक स्टेपल्ड बुक आप ऐसे 2-4 पेजेस फाड़ के इसको ट्राई कर सकते हो घर पे, अब पूरा उसको सीलने का एक तरफ से मतलब एक बुकलेट बन गया और उस ऊपर से एक साइड से स्टेपल्ड है। अब जब आप उसको चेक करने के लिए खोलोगे ना, वो पूरा खुलेगा ही नहीं, वो पूरा खुलेगा ही नहीं। मैंने चेक किए भाई पेपर, ऐसा ऐसा करके चेक करना पड़ता है। इन्विजिलेटर को गुस्सा आ जाएगा, चिढ़ मच जाएगी आपको, वो पढ़ेगा भी नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं जाएगा दोस्त, मैं जो इतना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपके फ्यूचर के लिए कर रहा हूं। अगर आपने राइट हैंड साइड में मार्जिन नहीं बनाई, सबसे बड़ी बात, इन्विजिलेटर को कॉर्नर में पढ़ने में डिफिकल्ट होता है, और वो अगर छोड़ने लग जाएगा, अगर वो पढ़ेगा नहीं तो आपको मार्क्स देगा नहीं। एक रीजन। दूसरा, इससे भी इंपॉर्टेंट रीजन, इससे भी इंपॉर्टेंट रीजन, आपके जो पेपर्स है एक सेट बनाए जाते हैं, क्लास बाय क्लास सेट बनाए जाते हैं, सारे आंसर पेपर एक के नीचे एक रखे होते हैं, ऊपर एक व्हाइट पेज और नीचे एक ब्लैंक व्हाइट पेज लगा होता है, क्वेश्चन पेपर भी लगाते हैं, और उसको बांधा जाता है चारों तरफ से, उसको चारों तरफ से बांधा जाता है। और ऐसे इसको, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैन हैंडल होते हैं, बहुत अच्छे से केयरफुली किए जाते हैं, बट कोई भी आप ले लो, एक गट्टी, पेपर की गट्टी ले लो और उसको बांधो, आप देखोगे सबसे ऊपर वाले पेपर और सबसे नीचे वाले पेपर कॉर्नर से फटे रहेंगे, थोड़े से कॉर्नर से फटे रहेंगे थोड़े। अब एक बात बताओ, अगर वो आपका पेपर है और अगर वो राइट साइड तक आपने ये मार्जिन नहीं, अगर ये मार्जिन नहीं होती यहां पे, तो आप ये एंड तक लिख रहे होते, फ्रॉम डूइंग, और यहां ये फट गया होता। समझ रहे हो क्या आप? और दूसरी बात, इक्वल भी नहीं दिखता हो, कोई लाइन एंड तक जा रही है, कोई नहीं जा रही है, फिर ऐसा करके पढ़ो। समझ रहे हो कितने सारे फायदे हैं? समझ रहे हो? इसीलिए कुछ भी करने का, जयकांत शिकरे का ईगो हट नहीं करने का, और पेपर चेकर का दिमाग का दही नहीं करने का। पेपर में राइट साइड में हर पेज पे लाइन होना मतलब होना, नॉट ओनली ऑन द लेफ्ट पेज, ऑल्सो ऑन द राइट पेज। इज दिस पॉइंट क्लियर? गोला पेन से करना है या पेंसिल से? बेटा आप एक बार इंस्ट्रक्शन टू एग्जामिनीज पढ़ो, आपको पता चलेगा, और जब आप क्लास में जाओगे तो वहां पर भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो इसने क्वेश्चन कितना अच्छा था, डिफाइन कंसिडरेशन, व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन। सबसे पहले इसने क्या किया, क्वेश्चन नंबर, अच्छा हाँ, अब कुछ लोग क्वेश्चन नंबर यहां लिखते हैं, कुछ लोग मेन पेज पे ही लिख देते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड। मैंने ऐसे भी देखे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप दोनों में से कोई भी कैटेगरी के हो सकते हो। देखो ऐसे ना आपके एग्जाम पेपर में ऐसे एक मार्जिन ऑलरेडी आएगी, ठीक है, मैं करके बता रहा हूं, एक मार्जिन यहां ऑलरेडी आएगी, आपको एक मार्जिन और खींचनी है। अरे यार थोड़ा सा मेरा वो प्रॉब्लम है, 2 मिनट रुको। एक मार्जिन आपको यहां पे खींचनी है, ठीक है, और ऐसे ही एक और मार्जिन आपको इस तरफ भी खींचनी है। ठीक है, अब आपका पेपर कुछ इस तरह दिखेगा। अब इस आंसर पेपर में यहां 2 मार्जिन हो गई, अब 2 ऑप्शन है, एक तो ब्लैक पेन, रुको मेरे को पहले ब्लैक सिलेक्ट करने दो ताकि आपको एकदम रियलिस्टिक लगे। ये ब्लैक पेन ले लिया मैंने। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और फिर वो यहां पे लिखते हैं ANS, फिर यहां पे कुछ बच्चे लिखते हैं A, ये एक पैटर्न है। दूसरा कुछ बच्चे ANS A ऐसा लिखते हैं,
और उसके अंदर यहां पर 1 लिखते हैं कंसिडरेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फिर वो यहां पे चालू करते हैं सेक्शन 2D। हाँ बोलो। When at the desire of the promisor, the promisee or any other party has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to abstain from doing something, then such act, abstinence or promise is called consideration for the promise. खत्म। फिर आता है 2 लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में मूव एज पर द डिजायर ऑफ प्रोमिसर एंड सी, ऐसा वो चालू कर देते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? Consideration need not be adequate. Consideration may be past, present, or future, and gradually they can start writing as a point A, B, C, D, and likewise they will start writing the points. Both the ways they are, ये भी ऑप्शन है आपके, आप चाहो तो यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 1 फिर ANSA या क्वेश्चन नंबर 1 और ANSA ऐसा भी लिख सकते हो। Ensure that once you start one particular question, finish the question on the at the same place. ऐसा मत करना कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए सॉल्व किया, उसके बाद क्वेश्चन 2 का बी सॉल्व किया, सर ने बोला था अच्छे आंसर सॉल्व करना, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का सी सॉल्व किया, इसको 0 मार्क मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के आने वाले सारे क्वेश्चंस को 0 मार्क्स मिलेगा, बिकॉज आप ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 एक बार शुरू कर चुके हो। एक बार आपने क्वेश्चन शुरू किया, उसके सारे सब क्वेश्चन एक ही जगह पे करने पड़ेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 का पहले आपने ANSA कर लिया, फिर आपने ANSC किया, फिर D किया और फिर B किया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपने B किया, चलेगा। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 शुरू किया, आपने ANSC किया, फिर आपने ANSA किया, आपको ANSB नहीं आ रहा है, इसकी आपने लीव स्पेस फॉर दिस, एक आधा पेज, एक पेज, जो भी आपको लगता है इसके लिए छोड़ दो, एंड देन गो टू क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, 1 व्हाटएवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बट ऐसा मत करो कि यहां पे इसको क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का भी, यू विल नॉट बी अवॉर्डेड मार्क्स। यस, ओके भाई लोग, ठीक है। अब देखो कितना अच्छे से इसने यहां पर सेक्शन 2D कंसिडरेशन एक्सप्लेन किया। फिर कंसिडरेशन मूव एज पर द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अब मैं इसमें एक एडिशनल पॉइंट आपको रिकमेंड करता हूं, ध्यान से सुनो। एक एडिशनल पॉइंट जो मैं रिकमेंड करता हूं, अभी अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ये क्वेश्चन 7 मार्क के लिए अगर पूछा जाता है, मैं आपको रेफरेंस देने का यहां पर रिक्वेस्ट करता हूं। चलिए एक रेफरेंस बताइए जल्दी से, कंसिडरेशन में मूव एज पर द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर का रेफरेंस बताइए। तो आप यहां पे रेफरेंस में क्या देंगे? क्या देंगे रेफरेंस? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। एक्सप्लेन नहीं करना है, रेफरेंस देना। ये आपके पेपर को एक एडेड एडवांटेज देगा। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिस और एनी अदर पर्सन, बताओ क्या दोगे यहां पे? रेफरेंस। ठीक है। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, जहां रेफरेंस नहीं है आप उसको छोड़ सकते हो, या आप एग्जांपल्स भी वहां पे दे सकते हो। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर नीड नॉट बी एडिक्वेट, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू, कंसिडरेशन में भी रियल नॉट इल्यूजनरी एंड लाइकवाइज यू कैन राइट। अब इसमें एक आधा एग्जांपल भी दे सकते, जैसे अब जैसे एग्जांपल कैसे देने का, सो यहां पे आपने लिख दिया एग्जांपल में एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ठीक है। या आपने एग्जांपल दे दिया वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज दे आर ऑल्सो अनलॉफुल। समझ रहे हो कैसे आप एग्जाम्पल देके यहां पर अपने आंसर को बाकी आंसर से अलग कर सकते हो। सो प्लीज इसको आप एक बार ट्राई करिएगा और देखिएगा और मुझे भी बताइएगा फिर कैसे आपको लगता है। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे, सर हाउ टू राइट केस स्टडीज इन एग्जाम। ये देखो 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सोहनलाल सोल्ड 10 acres of his agricultural land to Mohanlal on 25th of September 18 for 25 lakhs. The property papers mentioned the condition amongst other detail that whosoever purchases the land is free to use the 9 acre as per his choice, but remaining 1 acre has to be allowed to be used by Mr. Chotelal, son of the seller, for carrying out farming or other activities of his choice. On 12th of October 2018, Mr. Sohanlal died leaving behind his son and wife. On 15th of October 18, purchaser started construction of an auditorium on the whole 10 acre land and denied any land to the son. Now Mr. Chotelal wants to file a case against the purchaser and get a suitable redressal.
डिस्कस द अबाउ इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1871, डिसाइड अपॉन मिस्टर छोटेलाल प्लान ऑफ एक्शन, है ना। ये सारे बच्चों ने पढ़ा है, जनवरी जुलाई के भी और नवंबर के भी। सर इसको क्या बोलते हैं? नहीं, नवंबर के बच्चों को मैं आज पढ़ाने अभी आने वाले क्लास में यही पढ़ाने वाला हूं। तो नवंबर के बच्चों आप एक दिन से लेट हो गए, क्योंकि कल मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं। इसको बोलते हैं कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। अगेन वी विल फॉलो द सेम प्रोसेस। एक मार्जिन आपको ऑलरेडी बन के आती है, एक मार्जिन आप बनाएंगे, एक यहां पे मार्जिन विदाउट फेल आप बनाएंगे। Now, in the case of application based or practical questions, you have to first start the question with reference. आप चाहे तो आप यहाँ पे रेफरेंस ऐसे करके लिख भी सकते हो, रेफरेंस एंड देन आप ये लिख सकते हो, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो दैट द प्रॉब्लम एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एज कंटेन्ड इन सेक्शन 2D एंड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन। फिर आपने एक बार, अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो रेफरेंस है ये बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे अभी सिर्फ एग्जांपल कॉर्पोरेट विल पे पूछ लिया, तो आपको कॉर्पोरेट विल एक्सप्लेन करना होता है, उसके एक आधा एक्सेप्शन पे अगर सवाल है तो उसका एक्सेप्शन एक्सप्लेन करना होता है, फिर आप फैक्ट ऑफ द केस पे जाते हो। सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम, उसका आप पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है रेफरेंस में दे देंगे। फिर आता है, मतलब रेफरेंस ही नहीं, यहां पर आप उसको प्रोविजन भी बोल सकते हो। रेफरेंस से ज्यादा बेटर है प्रोविजन, क्योंकि रेफरेंस हम आगे यूज कर रहे हैं, तो इसलिए रेफरेंस आई विल नॉट यूज हियर, क्योंकि रेफरेंस आगे मैं यूज कर रहा हूं इसमें, तो मैं यहां पे रेफरेंस नहीं प्रोविजन यूज करूंगा, ठीक है। फिर आता है फैक्ट ऑफ द केस। अब अगर आपको ये 4 मार्क के लिए पूछा है तो फैक्ट ऑफ द केस कीप एज शॉर्ट एज पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि सर बहुत बड़ा सेक्शन है और उसको ही लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, यू कैन इवन स्किप द फैक्ट ऑफ द केस एंड फैक्ट एंड एक्सप्लेनेशन को आप मर्ज कर सकते हो। देखो आपको यहां पे स्मार्ट खेलना है, बेस्ड ऑन द टाइम टेकन टू राइट द आंसर एंड बेस्ड ऑन द मार्क्स आपको डिसाइड करना है कि फैक्ट ऑफ द केस मुझे बड़ा लिखना है, शॉर्ट लिखना है या नहीं लिखना है। बिकॉज फैक्ट ऑफ द केस इज एक्चुअली नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू द आंसर। फैक्ट ऑफ द केस को आप डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन में भी डिस्कस कर सकते हो। फिर एक्सप्लेनेशन में आपको एक्चुअली पूरा लॉ एक्सप्लेन करना है विथ द केस, वॉट एवर यू हैव गिवन प्रोविजन और फैक्ट, दोनों को आपको डिस्कस करना है कहां पर? एक्सप्लेनेशन में। एंड अगर आप चाहो तो इसमें अगर कोई केस लॉ होगा, जैसे इस पॉइंट पे चिन्हैया वर्सेस रमैया का केस लॉ है ना, दैट कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम अदर पार्टी, इसके लिए आपके पास चिन्हैया वर्सेस रमैया का केस लॉ है, तो आपने यहां पर एक नया कॉलम ओपन कर दिया रेफरेंस। अगर आपके पास केस लॉ रेफरेंस देने के लिए नहीं है, अगर आपके पास पर्टिकुलर केस पे केस लॉ रेफरेंस देने के लिए नहीं है, तो ये रेफरेंस वाला पॉइंट स्किप कर देना, रेफरेंस वाला पॉइंट आप स्किप कर देंगे। तो आएगा प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, एक्सप्लेनेशन। अगर कम मार्क के लिए पूछा है तो प्रोविजन, फैक्ट प्लस एक्सप्लेनेशन एक साथ एंड डायरेक्टली कंक्लूजन, ठीक है। इसके बाद मैंने यहां पर एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन को 2 भाग में डिवाइड किया, कंसिडरिंग दैट द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फॉर 7 मार्क्स। यू कैन, मतलब ये मैं आपको सारे अल्टरनेटिव्स बताने के लिए मैंने इसको ऐसा डिस्कस किया है, आप इसको अलग अलग कर सकते हो, यानी डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन को भी आप एक में मिला सकते हो। लास्ट अब आपका आएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप कंक्लूजन नहीं दे रहे, अगर आप कंक्लूजन ही नहीं दे रहे, तो आपका समझ लो 1 मार्क तो यहीं पे कट गया। यू हैव टू एंश्योर क्वेश्चन पढ़ो, वापस क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में बोलो डिस्कस द अबाउ इन द लाइट ऑफ प्रोविजन एंड डिसाइड अपॉन छोटेलाल्स प्लान ऑफ एक्शन। तो ये बताओ, इसको बताओ कंक्लूजन में कि छोटेलाल यहां पर क्या कर सकता है, यू कैन फाइल अ सूट, उसको बताओ व्हाट विल बी द प्लान ऑफ एक्शन इन दिस केस। सो कंक्लूजन इज समथिंग दैट यू कैन नॉट स्किप अपॉन। इस तरह से केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस आप या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बट विल एंटायरली डिपेंड अपॉन कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है, बिकॉज रिसेंटली एग्जाम में 3-3 मार्क के लिए भी ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। अगर 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ रहा है, मैं एक और अल्टरनेटिव आपको बताता हूं, अगर 3 मार्क के लिए आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, आप सबसे पहले आंसर में स्टार्ट करेंगे विद प्रोविजन, देन आप उसको करेंगे डिस्कशन डायरेक्ट, ओके। फैक्ट ऑफ द केस लिखने की जरूरत नहीं है, फैक्ट आप इसी में डिस्कशन में सब कर दो, प्रोविजन फैक्ट इन सब डिस्कस कर दो और कंक्लूजन। सर हमको ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने ही नहीं है, हमको इंस्टीट्यूट जैसा सॉल्व करना है, नो प्रॉब्लम। ऐसा कहीं इंस्टीट्यूट ने नहीं बोला है कि इसी तरह से सॉल्व करना है। इंस्टीट्यूट क्या करती है, इंस्टीट्यूट डायरेक्ट प्रोविजन लिखती है, इंस्टीट्यूट डायरेक्ट प्रोविजन लिखती है, फिर एक पैरा लिखती है इन द गिवन केस या इन द इंस्टेंट केस,
और लास्ट में एक लाइन करती है देयरफॉर, ठीक है। तो बेसिकली आप यही कर रहे हो, आप प्रोविजन लिख रहे हो दैट दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑन सो एंड सो सेक्शन नंबर, आप डिस्कशन कर रहे हो और आप कंक्लूजन दे रहे हो, बट यू आर नॉट राइटिंग दिस हेडिंग्स, you are doing the same thing but you are not writing the headings. So you can do this or you can do this. I will recommend you to go for this. आपका आंसर बहुत प्रोफेशनल दिखेगा इस। यस ईशा, आप ये फॉलो करेंगे इफ द क्वेश्चन इज फॉर 7 मार्क्स 6 मार्क्स और अबाउ, अदरवाइज यू कैन डू प्रोविजन, डायरेक्टली फैक्ट ऑफ द केस, डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन एज द केस में भी, एंड डायरेक्टली कंक्लूजन, ठीक है। ठीक है ना, यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन एज टू हाउ टू सॉल्व दिस? आप एक बार एक काम करना, एक दो ये क्वेश्चंस मैं आपको ये दे रहा हूं, आप एक्सप्लेन, आप देख लो, एक और एग्जांपल देख लो, एक्सप्लेन कोएर्शन एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कोएर्शन, मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, है ना, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस व्हेन द एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेयर साइलेंस विल बी फ्रॉड। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस के देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिए कि कोएर्शन पे सवाल पूछा है, व्हाट आर द इफेक्ट्स, पॉइंट में पॉइंटर में आंसर दिया है, मियर साइलेंस नॉट फ्रॉड एक साथ में एक्सप्लेन किया है, और उन्होंने व्हेन साइलेंस इज फ्रॉड, तो व्हेन इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक और व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। ड्यूटी टू स्पीक में सब पूरा बता दिया, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, फैमिली सेटलमेंट एंड शेयर अलॉटमेंट ट्रांजैक्शन, एक साथ बता दिया। देन इसके अलावा आता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, वो भी आप देख लो, ये रहा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एक्स एंड वाई एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट सो एंड सो 50 टर्न्स ऑफ, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट उसने यहां पर आपको बताया, ये पूरा पढ़ो 4 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए आपको इसको एक्सप्लेन करना है, फिर से आप स्टार्ट कर देंगे लिखना। आई थिंक मैंने एक और दिया होगा, यस ये देखो, आप यहाँ पे प्रोविजन बताएंगे, फैक्ट बताएंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे एंड डिस्कस करके आप कंक्लूजन दे देंगे। So this is what you have to follow in exams. So basically यही मुझे आज मेन आपको बताना था, how to write in exam, और एग्जाम में आप क्या करें, कैसे प्रिपेयर रहे, क्या नहीं कर सकते, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। टू डू लिस्ट में आपके होगा, आप एक दो लिख कर देखना, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लिख के देखना, केस स्टडी लिख कर देखना, एक दो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, आपको समझ में आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन टू एग्जामिन इज डेफिनेटली एक बार रीड आउट करिए, और आपको कोई भी डाउट आता है तो डोंट फॉरगेट, पूरा बाहुबली टीम और आपका ये नाचीज सीए आदर्श जोशी आपके खिदमत में हमेशा अवेलेबल रहेगा। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, ठीक है। अगर आपने कोई भी रिवीजन क्लास, कोई भी कंसेप्ट में कंफ्यूजन है, यू नो सीए लाइव डेली का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाकर मेरे वीडियोस देखकर कंफ्यूजन सॉल्व कर सकते हो। इज देयर एनीथिंग यू वांट मी टू आंसर? थैंक यू कृति, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई मुझसे कोई बात करना चाहता है तब तक मैं, आप लिखिए, तब तक आज का स्केड्यूल भी थोड़ा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी बहुत अच्छे सेशंस अभी आने वाले हैं, तो उसका भी 6:15 को मोनिश सर का हाउ टू स्कोर इन बीसीके आ रहा है, जरूर देखना, भूलना मत। बीसीके में हाउ टू स्कोर हाई, ये एक अभी आ रहा है 6:15 PM पे, अभी से 10 मिनट में, तो उसका भी आप ख्याल रख लीजिएगा। प्लस लेंगे तो आपको लाइव क्लासेस, मेरे पीवाईक्यू क्लासेस में मेरे साथ बैठ के सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस, हमने इतना डिटेल में सॉल्व किया है कि आपको सच में मजा आ जाएगा। प्लस के सारे बेनिफिट, एकोनिक के सारे बेनिफिट आपको यहाँ नजर आएंगे। बहुत सारे प्लस क्लास है, नवंबर के लिए लक्ष्य बैच है, बीसीआर बैच है, जुलाई के लिए पीवाईक्यू बैच है, आरटीपी एमटीपी बैच है, जो वो कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, हमारे फ्री क्लासेस उसमें आप देख सकते हैं। प्लस सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास ऑप्शन है 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, और सारे ऑप्शंस में सी आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। आइकॉनिक में 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ एंड सारे ऑप्शंस विल गिव यू सी आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। अगर आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तब भी आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो। अगर आप मुझे होमेज देना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, थैंक यू कहना चाहते हैं, तो भी आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। प्लीज यूज सी आदर्श फॉर बाइंग प्लस, आइकॉनिक और कॉम्बो, इट विल हेल्प अस अ लॉट एज वेल। Also, you can participate in combat every Sunday at 12 PM using the code CADARSH to win exciting scholarships. 12 मंथ के सभी सब्सक्रिप्शन के साथ 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री हो रहा है। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, लाइक और कमेंट करना और बताना आज का सेशन आपको कैसा लगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ बता दीजिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ बता दीजिए। फरहान, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बताऊंगा कि आप लॉ का पेपर हिंदी में लिखेंगे, बीसीआर आपको इंग्लिश में ही लिखना है। मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाने चल रहा हूं, अगर आप लोगों ने बाय एनी चांस अभी तक क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो आप देख लो, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। और हिंदी मीडियम के बच्चों से रिक्वेस्ट तो मैं ये करूंगा, बेटा आप लोग प्रिपरेशन ध्यान से अच्छे से करो। ये देखो जनवरी का मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ,
और आंसर लिखते वक्त भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाय द वे स्पेलिंग मिस्टेक्स के मार्क्स नहीं कटते, आपको पता होना चाहिए दैट स्पेलिंग मिस्टेक्स के मार्क्स नहीं कटते। आप कोई भी मीडियम में आंसर लिखिए, ग्रामर के कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं करते, बट फिर भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये देखो हिंदी मीडियम के जो बच्चे जरा ध्यान देंगे, यहाँ लिखा है दैट क्वेश्चन इन सेक्शन ए आर टू बी आंसर्ड इन द मीडियम ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। इफ अ कैंडिडेट हैज नॉट ऑप्टेड हिंदी मीडियम, then his or her answer in Hindi will not be evaluated. Questions in section B are to be answered in English only by all the candidates including those who have opted for Hindi medium. यानी हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स को बीसीआर का जो पेपर है वो इंग्लिश में सॉल्व करना पड़ने वाला है। सो इसका आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये सबसे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। आप लोगों के लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, प्लीज अपना कीमती वक्त दीजिए। और सर फैक्ट और कंक्लूजन और एक्सेट्रा कैसे राइट करें, प्लीज अप्लाई। बेटा फैक्ट तो आप जितना शॉर्ट में चाहे लिख सकते हो, क्वेश्चन में से आपको लिखना है। कंक्लूजन हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है वो ही कंक्लूजन लिखो। उसने बोला कैन यू डू इट, तो यस बोलना, यस यू कैन डू इट, नो यू कैन नॉट डू इट। विल ही सक्सीड, तो कंक्लूजन में लिखना यस ही विल सक्सीड और नो ही विल फेल। जो क्वेश्चन में बोला है ना उसका ही आंसर कंक्लूजन में होना चाहिए, वन लाइनर आंसर, ठीक है। और डिस्कशन में जो मैं आपको करना है, डिस्कशन में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन और फैक्ट ऑफ द केस दोनों को मिला के इवेल्युएट करना है कि प्रोविजन ये बोलता है, केस ये बोलता है, हेंस प्रोविजन जीत गया या केस जीत गया, दोनों में से जो आपका है, और लास्ट में कंक्लूजन। ओके। नहीं बेटा स्पेलिंग मिस्टेक के मार्क्स नहीं कटते, बट ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो आपका इंप्रेशन खराब होगा और ओवरऑल आपका मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है बेटा। एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन आप एक बना सकते हो, मैंने 2 बनाए थे क्योंकि 7 या उससे ज्यादा मार्क्स के केस स्टडी आए, तो उसके लिए आप लोग को अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं। आपको मैं बताता हूं, शॉर्ट में बताता हूं। आप एक काम करो, ये सच में बोल रहा हूं मैं, आप एक काम करो, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, क्योंकि मुझे पता है कि आपको एग्जाम में ज्यादा मार्क के नहीं, कम मार्क के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो आप सबसे पहले प्रोविजन लिखेंगे, फैक्ट ऑफ द केस लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और कंक्लूजन लिखेंगे, बस ये 4 चीजें लिखो। डिस्कशन इसमें मिला लो। अगर 3 मार्क के लिए आ रहा है तो प्रोविजन लिखेंगे, फैक्ट एंड एक्सप्लेनेशन एक साथ लिख देंगे और कंक्लूजन लिख देंगे। ये आपको फॉलो करना है। पढ़ा हुआ भूल जाते हो तो बेटा बार बार रिवाइज करना है, मैराथन देखना पड़ेगा। मैराथन 12 तारीख के बाद लेंगे, मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरे सारे पुराने मैराथन आप देख सकते हो और सारे रिवीजन क्लासेस को आप एक साथ बैक टू बैक देख सकते हो, मैराथन के जैसे ही हो जाएगा। अभी मैं क्लास एंड करता हूं बिकॉज 2 ही मिनट में मोनिश सर लाइव आने वाले। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव। बीसीके के बैच मोनिश सर का जरूर देखिएगा और मैं आपसे मिलता हूं अगले क्लास में। कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं बाद में उसका जरूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव। प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन एंड स्विच ऑन द नोटिफिकेशन फ्रॉम योर मोबाइल सेटिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।